किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। सो फ्रेंड, लेक्चर 1, 2 और 3 तीनों में हमने बहुत सारी घटनाएं देखी और ये समझा कि किस तरीके से उन घटनाओं में हमें अमेरिका का वर्चस्व दिखा। अब हमने उन घटनाओं को देखकर और उन्हें समझकर ये तो कंफर्म कर लिया कि हाँ, वास्तव में अमेरिका का वर्चस्व है और वर्चस्व को कहीं ना कहीं एक अर्थ में समझ भी लिया है। पर आज हम वर्चस्व को एक परिभाषिक अर्थ में समझेंगे, यानी कि वर्चस्व का हमने एक अर्थ सिंपल ये तो समझ लिया है कि वर्चस्व मतलब दादागिरी, राज करना या किसी का दबदबा होना। पर अगर हमें कोई परिभाषा पूछे या परिभाषिक रूप से हमें समझाने को कहे तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वर्चस्व का मतलब दादागिरी होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके से समझने के लिए? वर्चस्व को बिल्कुल करीब से समझना होगा, बिल्कुल ध्यान से और परिभाषिक रूप में समझना होगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पूरा ध्यान हमारा वर्चस्व पर ही रहेगा और हम देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में है, जैसे कि सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व व सांस्कृतिक वर्चस्व। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम वर्चस्व शब्द को देखते हैं। तो वर्चस्व, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हेजेमनी। अब वर्चस्व और हेजेमनी क्या है अगर परिभाषिक रूप में देखें तो वर्चस्व का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक केंद्र होना। अब ये क्या कहा मैंने? तो देखो, सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद विश्व में दो महाशक्तियों के बजाय कितनी महाशक्तियां रह जाती है? एक। यानी कि अब दो ध्रुवीय विश्व खत्म होकर कैसा विश्व बन जाता है? एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि विश्व में एक महाशक्ति का होना एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। तो एक ध्रुवीय विश्व में क्या होगा? जो ताकत रहेगी वो किसी एक के पास होगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का केंद्र एक होना। क्या होना? यहाँ पर एक नहीं लिखा है, ताकत का केंद्र क्या होना? एक होना। यानी कि सारी की सारी जो गतिविधियां हो रही है वो किसी एक के हाथों में होना, किसी एक के हाथों से कंट्रोल होना, जो कि आज वर्तमान में कौन कर रहा है? अमेरिका। तो किसी एक के हाथों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी शक्तियां होना वर्चस्व कहलाता है। तो ये क्या है परिभाषिक रूप में? किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक के पास सारी शक्तियां होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्चस्व कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र, मात्र एक केंद्र होना ही क्या कहलाता है? वर्चस्व कहलाता है। तो यही थी वर्चस्व की परिभाषा। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे वर्चस्व क्या है। तो वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का मात्र एक केंद्र होना वर्चस्व कहलाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये वर्चस्व शब्द आया कहाँ से? ये शब्द उत्पन्न कैसे हुआ? हम तो दादागिरी भी कह सकते थे इसे, पर ये वर्चस्व शब्द ही क्यों आया और कहाँ से आया? तो देखो, वर्चस्व यानी कि क्या? हेजेमनी। तो हेजेमनी की जड़ें प्राचीन यूनान से है। यानी कि ये जो शब्द है ना, ये यूनान से आया है। अब यूनान से कैसे आया है? देखो, जो यूनान है ना, वहां पर जो राज्य और नगरे होते हैं, नगर होते थे, उनमें जो सबसे ऊंचा राज्य होता था, जो सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है उसके बारे में, उसके लिए ये शब्द उपयोग किया जाता था वर्चस्व। तो ये शब्द यूनान से आया है और आज ऐसी स्थिति विश्व में अमेरिका के लिए है, इसीलिए आज इस शब्द का अमेरिका के लिए किया जाता है यूज और हम कहते हैं आज हम हैं अमेरिकी वर्चस्व के दौर में। सो आई होप आप समझ गए होंगे वर्चस्व को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? हेजेमनी। अब वर्चस्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक ही ताकत का केंद्र होना, जैसे वर्तमान में आज अमेरिका है। और ये शब्द कहाँ से आया है? तो इस शब्द की जड़ें यूनान से आया है। और क्योंकि यूनान में पहले जब राजतंत्र होता था, है ना, तो राजाओं का शासन होता था, जो सर्वश्रेष्ठ राज्य होता था, उसके लिए वर्चस्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व। ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी बुक बिल्कुल खोल के रखनी है। ओके, एनसीईआरटी बुक खोल लो पहले, फिर देखो अब हम पढ़ रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व को। तो ये जो अमेरिका है ना, इसका वर्चस्व किसी एक क्षेत्र में तो है नहीं। अभी हमने जितनी भी घटनाएं पढ़ी उसमें हमने सेना के
के तौर पर अमेरिका का वर्चस्व देखा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना के तौर पर ही अमेरिका का वर्चस्व है, आर्थिक स्थिति में भी अमेरिका का वर्चस्व है। दुनिया में अमेरिका की जो चलती है वो आर्थिक आधार पर भी चलती है, और साथ साथ में जो अमेरिका का वर्चस्व है वो सांस्कृतिक में भी है। अब आप सोच रहे होंगे सांस्कृतिक में कैसे है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन तीनों वर्चस्व के प्रकार को या इन तीनों वर्चस्व के क्षेत्रों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे होंगे और समझेंगे कि ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या चीजें हैं जो अमेरिका का सैन्य वर्चस्व बढ़ाती है, आर्थिक वर्चस्व बढ़ाती है और सांस्कृतिक वर्चस्व बढ़ाती है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। सो फ्रेंड, अब डिटेल से समझेंगे सैन्य वर्चस्व को। सेना के ताकतवर होने का प्रतीक ही सैन्य वर्चस्व को दर्शाता है। ओके, मैंने क्या बोला? सेना के ताकतवर होने का प्रतीक ही सैन्य वर्चस्व को दर्शाता है। तो अब हम यही देखेंगे कि अमेरिका की जो सेना है, सैन्य शक्ति है, उसमें से क्या अलग बात है कि वो पूरे विश्व की जो सैन्य शक्ति है उस पर अपना वर्चस्व रखती है, अपना दबदबा रखती है, अपनी दादागिरी करती है। तो चलिए समझते हैं सैन्य वर्चस्व को। तो जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है ना, वो उसकी सैन्य शक्ति है, यानी कि अमेरिका के पास जो सबसे मजबूत चीज है ना वो है उसकी सैन्य शक्ति। अब कैसे है वो इतनी मजबूत? देखो, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो बेजोड़ है, यानी कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और साथ में क्या है? अनूठी भी है। अब बेजोड़ है क्योंकि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, पर अनूठी कैसे है? अनूठी इसलिए है कि अगर विश्व के 12 देश, अगर हम 12 देश एक साथ मिलकर, जो विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर 12 देश है, वो मिलकर एक साथ अपनी सेना पर जितना खर्चा करते हैं ना, जितना 12 देश एक साथ मिलकर, 12 ताकतवर देश हो, वो अगर मिलकर अपनी सेना पर जितना खर्चा करते हैं ना, उतना तो अकेला ही अमेरिका कर देता है अपनी सेना पर। तो देख सकते हो कितनी अनूठी है, मतलब कितना पावरफुल है अमेरिका की सैन्य शक्ति। ओके, और कितना ध्यान देता है अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर, सेना पे या सैन्य वर्चस्व पर। ओके, और साथ साथ में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। मतलब अब जहां पर अभी तक कुछ देश भी परमाणु बम बनाए हैं, वहीं अमेरिका ने बहुत ही बड़े बड़े लेवल के मिसाइलें, परमाणु बम हथियार तैयार करके बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी क्या कर ली है? बनाकर रख ली है। इसलिए अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें कोई भी अमेरिका की बराबरी कर ही नहीं सकता, और इसी कारण क्या है? अमेरिका का सैन्य वर्चस्व है। अब सारे चीजें हैं, देखो ये कितना खर्चा कर रहा है अपनी सेना पर, फिर सबसे ज्यादा पावरफुल है इसकी सैन्य शक्ति, 12 देश मिलकर नहीं करते उतना है, अकेला कर देता है, और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। साथ में इसके अतिरिक्त जो पेंटागन हमने पढ़ा है ना, वहाँ पे अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है, तो जो रक्षा विभाग है ना वो अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा, जो बजट तैयार होता है उसका बड़ा हिस्सा प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है, टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी पर कोई चीज खर्च की जाती है तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? किसका नाम है टेक्नोलॉजी? काम को सरल बनाना, कम समय में अधिक काम कर देना, तो वही काम कर देगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी पर खर्च करते हैं, और इसी कारण क्या होती है? उनकी जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ती है, और उससे सैन्य वर्चस्व भी बढ़ रहा है। तो ये रहा पूरा अमेरिका का सैन्य वर्चस्व। तो चलिए समझ लेते हैं आर्थिक वर्चस्व को। सो फ्रेंड, अभी तक हमने जो हमारा सैन्य वर्चस्व था वो समझ लिया। तो सैन्य वर्चस्व क्या है हमें आसानी से समझ आ गया, क्योंकि अभी तक हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी उदाहरण देखे थे वो कहीं ना कहीं सैन्य वर्चस्व के थे। अब ये आर्थिक वर्चस्व। अब आप सोच रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी में तो लिखा है वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। आपको एनसीईआरटी खोल के रखनी है। ओके, मैं बोलती हूँ। अब देखो, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हो तो उसका संबंध अर्थव्यवस्था से ही है, इसीलिए हमने इसको कहा है आर्थिक वर्चस्व। ढांचा का क्या मतलब होता है? संरचना। संरचना मीन्स स्ट्रक्चर। कोई भी ढांचा ये बना हुआ है किसी भी
जैसे कि एक मकान है, उसका पूरा हमने नक्शा बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? ढांचा, उसकी संरचना। तो किसी भी देश की संरचना किस पर आधारित रहेगी कि वो देश कैसा, उसके आर्थिक पर ना, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो उस देश की जो संरचना है, आर्थिक तौर पर जो संरचना है वो भी अच्छी रहेगी, है ना। वहां पर उद्योग होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, अगर उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और अगर नहीं होगी तो क्या होगी? अगर कोई गरीब देश होगा तो क्या होगा? वहां पर घर अच्छे नहीं रहेंगे, लोगों को रहने की सुविधा नहीं होगी, इतने उद्योग नहीं होंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होगी। तो जो देश का वर्चस्व है, जो देश का ढांचा है, वो कैसे तैयार होगा? कि वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था से। इसीलिए हमने ढांचागत ताकत को कहा है आर्थिक वर्चस्व। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि आर्थिक वर्चस्व होता क्या है। तो देखो, जब भी कोई ऐसा देश, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला ऐसा देश जो अपने मतलब की चीजें को बनाए और उनको बरकरार रखे, यानी कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा देश हो जो अपने मतलब की चीजें, जैसे इसे चौक की जरूरत है तो बस वो चौक बनाए और उसे बरकरार रखे। ओके, तो ऐसे देश को जो अपनी मनमानी चीजों को बनाए और उसे बरकरार रखे, साथ ही उसमें इतनी क्षमता हो कि वैश्विक व्यवस्था को वो हर हाल में बनाए रखे और विश्व स्तर पर जो व्यवस्था चलती है उसको हर हाल में बनाए रखे। ऐसे देश का जब दबदबा होता है, ऐसा कोई देश होता है तो उसे हम कहते हैं वर्चस्व वाला देश। और ऐसा देश कौन है? अमेरिका है। यानी कि जो भी हमें सार्वजनिक वस्तुएं मुहैया कराता है उस देश को हम क्या कहेंगे? वर्चस्व वाला देश। और सार्वजनिक वस्तुएं कौन मुहैया कराता है? अमेरिका। अब सार्वजनिक वस्तुएं क्या है? तो सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु जिनका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। क्या बोला मैंने? सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अगर कोई एक कर रहा है, मान लीजिए कि आर नाम की एक लड़की है, वो अगर किसी चीज का उपभोग कर रही है तो किसी एस नाम की लड़की को उस चीज के लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब वैसी चीजें क्या हो सकती है? सबसे पहले वायु। अब आर नाम की लड़की अगर वायु सांस ले रही है तो इससे क्या एस नाम की लड़की के लिए वायु में सांस लेना कम हो जाएगा? नहीं होगा ना, हवा खत्म थोड़ी होने वाली है। तो ऐसी वस्तुएं जो किसी एक उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने के बाद भी दूसरे के लिए कभी कमी नहीं पड़ती उस वस्तु की, उन्हीं वस्तुओं को हम कहते हैं सार्वजनिक वस्तुएं। और जो ऐसी वस्तुएं मुहैया कराता है ना, उसी का तो वर्चस्व रहेगा। और ऐसी वस्तु हमें कौन मुहैया कराता है? अमेरिका। कौन करवाता है? अमेरिका करवाता है। तो इसलिए देश में क्या है? पूरे विश्व में क्या है? अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका ने ऐसी कौन सी वस्तुएं हमें उपलब्ध कराई, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी ऐसी उपलब्ध करवाई जिससे हम कहते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व है? तो सबसे पहले देखो SLOCS, ये क्या है? समुद्री व्यापार मार्ग। यानी कि जितने भी समुद्री व्यापार मार्ग होते हैं ना, वहां पर किसका दबदबा है? अमेरिका का। अमेरिका की जो नौसेना है ना, अमेरिका की जो नौसेना है, नौसेना किससे संबंधित होती है? जल मार्ग से, है ना। तो समुद्री व्यापार मार्ग वही हुआ ना। तो यहाँ पर किसका दबदबा है? जो भी दबदबा है वो अमेरिका की नौसेना का है। ओके, तो जो भी यहाँ पर नियम लगते हैं कि कहाँ से व्यापार होना है, कहाँ से क्या होने वाला है, ये सारी चीजें किसके नियम के अनुसार चलती है? इन नियमों को कौन बनाता है? अमेरिका। तो समुद्री व्यापार मार्ग किसने उपलब्ध कराया है? एक तरीके से हमें अमेरिका ने। इसलिए किसका वर्चस्व रहेगा? अमेरिका का। अब सबसे इजी एग्जाम्पल और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है हमारा इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, जिसकी वजह से आज दुनिया चल रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, तो अब इंटरनेट किसकी देन है? इंटरनेट अमेरिका की देन है। किसकी देन है इंटरनेट? अमेरिका की, है ना। अमेरिका ने ही तो दिया है हमें इंटरनेट। अब अमेरिका की कौन सी कंपनी है? गूगल। किसकी कंपनी है? गूगल अमेरिका की कंपनी है। ये सर्च इंजन पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये भी किसकी देन है? अमेरिका की देन है। तो ऐसे सार्वजनिक वस्तुएं मुहैया कराने वाले देश को ही हम वर्चस्व वाला, आर्थिक वर्चस्व वाला देश कहते हैं। और ये सारी चीजें हमें कौन उपलब्ध कराता है? अमेरिका। तो इंटरनेट हुआ, समुद्री व्यापार मार्ग हुआ, और आज जो भी अंतरिक्ष में जितने भी हमारी सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है, वो भी किसकी देन है? अधिकांश उपग्रह जो है ना वो अमेरिका के हैं। तो ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, ओके, ये कौन उपलब्ध करा रहा है?
ये करा रहा है अमेरिका। सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के साथ साथ अमेरिका में और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को और बढ़ा देती है और अमेरिका का दबदबा कायम करती है। जैसे कि सबसे पहली है विश्व की अर्थव्यवस्था में 21% हिस्सेदारी, यानी कि जो टोटल हमारी विश्व की इकोनॉमी है उसमें से 21% जो इकोनॉमी है वो तो अकेले अमेरिका की है। ओके, और विश्व के कुल व्यापार में 14% हिस्सेदारी, यानी कि व्यापार जो विश्व का होता है उसमें से 14% जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की है। तो मान सकते हो मात्र एक देश की इतने बड़े पैमाने पर, एक देश के लेवल से आप देखें तो इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका का ही हक है, यानी कि व्यापार के मामले में आप देख सकते हैं या इकोनॉमी के मामले में आप देख सकते हैं अमेरिका कितना आगे है। ओके, तो इसी के कारण क्या है, अमेरिका का दबदबा है और अमेरिकी वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाला एक सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उदाहरण है एमबीए। अब एमबीए क्या है, तो एमबीए का नाम आपने सुना होगा, ये एक डिग्री है, ज्यादातर इसे कॉमर्स फील्ड के लोग करते हैं। ओके, जिसे हम कहते हैं, इसका पूरा नाम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो डिग्री है ना एमबीए, इसकी शुरुआत भी अमेरिका ने की है, यानी कि अमेरिका एमबीए किसकी देन है, अमेरिका की ही देन है। ओके, और जो एमबीए का कॉन्सेप्ट लाया गया वो अमेरिका से ही लाया गया है, क्योंकि अमेरिका के लोगों को ही लगा कि व्यापार करने के लिए एक कौशल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्होंने एमबीए की डिग्री बनाई। ओके, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है ना, वहां पर ही पहला बिजनेस स्कूल खोला गया है। ये कहाँ है, अमेरिका में। व्हार्टन स्कूल के नाम से पहला बिजनेस स्कूल खोला गया और कहाँ, किस टाइम पे खुला, सन 1881 में। ओके, तो एमबीए का जो पाठ्यक्रम है वो किसने बनाया, अमेरिका ने। और आज पूरे विश्व में एमबीए का पाठ्यक्रम प्रचलित है और इसका अपना खुद का एक रोल है। ओके, और इस एमबीए की शुरुआत, पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका में 1990 में ही हो गई थी और अमेरिका के बाहर इस पाठ्यक्रम को 1950 में ये पाठ्यक्रम अमेरिका से बाहर चलने लगा। ओके, तो आप देख सकते हो कितनी अमेरिका की देन है, इसीलिए तो अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व है। और आपको याद है वो जारबू वाली कहानी जो हमने हमारे पार्ट 1 में पढ़ी थी कि जारबू को शौक था पेंटिंग करने का और उसके पापा उसे क्या बोल रहे थे, एमबीए करने का। वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि एमबीए किसकी डिग्री है, अमेरिका। तो अगर वो एमबीए करेगा तो अमेरिका वगैरह जाकर एक अच्छी जॉब और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकेगा। ओके, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में उसे जॉब मिल जाएगी, पेंटिंग करने में वो फायदा उसे नहीं मिलेगा। ये बात उसके पापा सोच रहे थे और इसीलिए तो वो उसे एमबीए करने का बोल रहे थे। और इससे क्या पता चलता है कि वहां पर भी क्या था, अमेरिका का दबदबा था, एक तरीके से वहां पर भी अमेरिका का वर्चस्व था। इसीलिए तो कहा था मैंने कि जारबू की इस कहानी के पीछे भी अमेरिका का वर्चस्व ही है, यानी कि पेंटिंग ना करने देकर एमबीए करने का जो उसके पापा उस पर जोर दे रहे थे उसका कारण भी क्या है, अमेरिका ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे वो पहले हमने आयशा वाली कहानी देखी, वहां भी हमने इराक पर आक्रमण से समझ लिया कि उसकी टांग किसकी वजह से गई थी, अमेरिका की वजह से। और फिर आप यहाँ पर हमने जारबू की कहानी देख ली और इससे भी हमें स्पष्ट हो गया कि जारबू को पेंटिंग न करके एमबीए करने का जोर क्यों दिया जा रहा था, अमेरिका के वर्चस्व के कारण। सो आई होप आप अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व समझ गए होंगे। क्या है आर्थिक वर्चस्व, तो अमेरिका की हर जगह हिस्सेदारी है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, 21% अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी है पूरे विश्व में, 14% वहां पर व्यापार करता है अमेरिका संपूर्ण विश्व में। और जो एमबीए की पाठ्यक्रम है वो भी किसने संचालित किया है, अमेरिका ने। ओके, तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जरूर बनेंगे। कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है व्यापार में, अर्थव्यवस्था में, फिर एमबीए की डिग्री कहाँ से हुई, पहला स्कूल कहाँ खुला था, कब खुला था, एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत कब हुई, और उसके बाद एमबीए अमेरिका से बाहर कब निकला था, 1950 में। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो आई होप आप समझ गए होंगे अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व। अब हम बात कर रहे होंगे अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व की। अब हम समझ लेते हैं अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व को। तो क्या होता है अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व? सांस्कृतिक वर्चस्व का मतलब है जब किसी देश की संस्कृति का दूसरे अन्य देशों पर प्रभाव हो। क्या बोला मैंने? जब किसी एक देश की संस्कृति का दूसरे अन्य देशों की संस्कृति पर प्रभाव दिखने लगे तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व। देखो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दी गई है, यहाँ वर्चस्व का अर्थ है या वर्चस्व का आशय है
सामाजिक, राजनीतिक और खास करके विचारधारा के धरातल पर किसी एक वर्ग की बढ़त या दबदबा होना। यही बात मैंने कही, वो सामाजिक लेवल पे देख सकते हैं आप, पॉलिटिकल लेवल पे देख सकते हैं, या फिर विचारधारा, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच पर देख सकते हैं कि अगर हम किसी अन्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, वो संस्कृति हमें पसंद आ रही है, उसके बारे में हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वर्चस्व। और आज वर्तमान युग में क्या हो रहा है? अमेरिका की संस्कृति का वर्चस्व तो ही हो रहा है, हर देश अमेरिका के जैसा बनना चाह रहा है, अमेरिका की संस्कृति को पसंद कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिकी संस्कृति को उच्च जीवन शैली का प्रतीक माना जा रहा है। अगर कोई हाई क्लास किसे कहा जा रहा है? जिसकी संस्कृति, जिसका रहन सहन, जिसके आचार विचार अमेरिका जैसे है, तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च जीवन शैली, यानी कि हाई क्लास जो लाइफ जी रहा है उसे किस तरीके से मापा जा रहा है? अमेरिकी संस्कृति से। जिस तरीके के अमेरिका में नियम है, अगर वो उस तरीके से रह रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? उच्च जीवन शैली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका की संस्कृति है ना, वो बड़ी लुभावनी है। लुभावनी मतलब आकर्षित करने वाली, और इसी कारण सबसे ज्यादा ताकतवर भी, अब जो लुभा सकता है, जो आकर्षित कर सकता है, वो तो ताकतवर होगा ही ना। तो इसीलिए आज अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व है। अब आपको याद आ रही है वो आंद्रे की कहानी? आपने पढ़ा होगा, आंद्रे को जींस पहनना था, पर उसकी मम्मी जो होती है वो उसे टोक देती है, तो आंद्रे कहता है मम्मी जींस तो कूल है। तो वो जींस के पीछे अमेरिका का वर्चस्व है। वो कैसे है? ये जो जींस है ना, नीली जींस, ये किसका पहनावा है? ये वहाँ जहाँ आंद्रे रहता था अफ्रीका में, वहाँ का पहनावा नहीं है, जबकि ये पहनावा कहाँ का है? अमेरिका का। तो अमेरिका की संस्कृति को अफ्रीका के लोग अपना रहे हैं, यानी कि आंद्रे अपना रहा है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि अमेरिका की संस्कृति का अन्य देशों की संस्कृति पर क्या हो रहा है? प्रभाव हो रहा है। ऐसा ही आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब आप ही सोच लीजिए, हम भी तो जींस पहनते हैं, इंडिया में महिला हो या पुरुष हर कोई जींस पहनता है, तो ये भी क्या है? अमेरिकी संस्कृति का हम पर प्रभाव है। क्यों है? हमारे जब पूर्वज थे वो इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते थे, अब हम पहनते हैं, तो ये क्या है? अमेरिकी जीवन शैली का हम पर प्रभाव है। हमारे फूड में भी आप देख सकते हैं, जंक फूड, ये हमारे यहाँ का थोड़ी है, ये भी आज बर्गर वगैरह सब ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये कहाँ से आए हैं? अमेरिका की देन है। तो अमेरिका की संस्कृति का प्रभाव है। अब विचारधारा में भी देखें तो हमारी सोच भी कैसी होती जा रही है, वो भी तो अमेरिका जैसी, वहाँ के जो सोच है वहाँ के लोगों की, उस तरह की बनती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? संपूर्ण विश्व में, ऐसा नहीं है कि ये प्रभाव सिर्फ हमें भारत में देखने को मिलेगा। जैसे कि ये नीली जींस वाला जो आंद्रे, जिसको पहनने का शौक था, वो कहाँ था? अफ्रीका में रह रहा था, तो अफ्रीका में भी इसका प्रभाव है। तो संपूर्ण विश्व के देशों पर अमेरिकी जो संस्कृति है उसका प्रभाव माना जा रहा है, और लोग अमेरिका के जैसे रहने, उसके जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहेंगे? अमेरिकी वर्चस्व। क्योंकि हम सब किसके दबदबे में जी रहे हैं? अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व के जैसे के दबदबे में जी रहे हैं, और अमेरिका के समाज व संस्कृति जैसा हम बनना चाह रहे हैं। तो यही था अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व, जो कि अन्य देशों पर अपना दबदबा बनाता है। सो आई होप आप अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व समझ गए होंगे। इस वीडियो में हमने यही पूरा वर्चस्व क्या है, पहले सैन्य वर्चस्व, उसके बाद आर्थिक वर्चस्व, और अब हम सांस्कृतिक वर्चस्व को देख चुके हैं। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।